फर्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन हैव बिकम इनअटेंटिव इन द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोर अप्रोप्रिएट टू रीगेन देयर अटेंशन। भाई छोटे बच्चों का समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो है उपयुक्त होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट बताइए। ए ब्रीफ फिजिकल एक्टिविटी, सस्पेंडिंग द क्लास फॉर दैट पीरियड, आस्किंग चिल्ड्रन टू बी अटेंटिव, या फिर सेंडिंग द क्लास आउट फॉर गेम्स। ठीक है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में। और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो भाई छोटे बच्चे हैं, बहुत यंग चिल्ड्रन है, बहुत बोर हो, इनअटेंटिव है। ठीक है, छोटे बच्चे हमेशा इनअटेंटिव ही रहते हैं। आप जब भी क्लास में जाएंगे उससे पहले शोर मचाते ही रहते हैं, या तो आपका खौफ हो बहुत ज्यादा है ना वो, लेकिन वो हमें करना नहीं है अब, क्योंकि जो हमारे पोस्को कानून है कहता है कि नहीं, आपको बच्चों को घूरना भी नहीं है, उसको ऐसे घूर के भी नहीं देखना है। अगर आप घूर के भी देख रहे हैं तो मतलब आप हरास कर रहे हैं बच्चे को, मतलब ये कहा जाता है। तो भाई बच्चे इनअटेंटिव है तो आप क्या प्रूव करेंगे? इनअटेंटिव है तो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज, सपोज कि कुछ बच्चे सो रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, नए नए आते हैं, बेचारे सो जाते हैं, आते ही सो जाते हैं, है ना, फिर उनको उठाना पड़ता है, कोई घर मतलब जल्दी नींद, कच्ची नींद से उठ के आता है, किसी को मम्मी की बहुत आदत, तो ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे। तो आप बेटर है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कराओ। कैसे फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हो? देखो जैसे कि बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं ना, आप क्लास में जाके कहो चलो बेटा आप हम सब 1 फिंगर क्लैप करेंगे, आपने 1 फिंगर क्लैप करके दिखा दी, फिर आपने 2 कर दी, 3 की, 4 की, 5 की। ठीक है, तो 5 में पूरी कंप्लीट क्लैपिंग होनी स्टार्ट हो गई, फिर से आप कम कर दो, फिर 2 कर दो, फिर 1 कर दो, तो फ्लक्चुएशन सा रखो और इस तरह से करो। तो इस तरह से आप देखोगे कि बच्चे जो है ना अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ कि देखो सर या मैडम जो है क्या करा रही हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चे जो है ना बहुत अच्छे से अटेंशन उनका जो है ना ग्रैब होता है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो, एक छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हो। कोई भी आपने अप डाउन खिला दिया क्लास में 2 मिनट के लिए, है ना, 3 मिनट के लिए उनको अटेंटिव करने के लिए, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैम ये क्वेश्चन सही होगा, ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा सा खुद भी सर्च कर लिया करो, है ना। और मतलब मैं भी आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, जो लोग एक्चुअल में ये चीजें लिखते हैं कि मैडम हमें इस क्वेश्चन में बहुत डाउट है, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं वो डाउट जरूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, है ना, हर चीज का। इसीलिए मैंने वो पिछला 2000 पीआरटी वाला क्वेश्चन जो है दोबारा उठाया, क्योंकि डाउट था आपको, तो मैं नहीं चाहती थी कि मतलब कुछ भी चीजें डाउटफुल रहे, है ना। फिर मैंने भी और सर्च किया और थोड़ी नई चीजें पता चली, तो वो मैंने आपको बता दी। तो आप भी सर्च किया करो थोड़ा सा, है ना, और फिर कमेंट में डाल दो कि हाँ मैडम हमने इस बुक से पढ़ा है, इस उससे पढ़ा है, तो हमें ये लगता है कि ये ठीक है। और देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप कभी भी पेपर में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको इनके एग्जैक्ट आंसर कहीं पे मिलते नहीं ऑथेंटिक्स बुक के, क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनल उस पर होता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं। राज इज एक्सट्रीमली अनविलिंग टू शेयर एंड प्रेफरेंस सॉलिटरी एक्टिविटीज। ठीक है, प्रेफर आएगा यहाँ पे, प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, इट्स प्रेफर। ठीक है, एंड प्रेफर सॉलिटरी एक्टिविटीज, दिस इंडिकेट दैट ही इज। राज जो है साझा करने के लिए, कुछ भी साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है, और एकांत गतिविधि पसंद करता है। मतलब वो ना तो किसी से शेयरिंग करता है और उसको बिल्कुल अकेले खेलना है, अकेले बैठना ही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि वो कैसा बच्चा है? एक पॉपुलर चाइल्ड है, रिजेक्टेड चाइल्ड है, जेलस चाइल्ड है, या इरिटेटेड चाइल्ड है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, एक तिरस्कृत बच्चा है जिसको जो है अटेंशन, मतलब जिस पे ध्यान नहीं दिया गया है ना। कुछ बच्चों ने उसको चिढ़ा दिया या फिर कुछ भी कर दिया, ठीक है, वो तब से अकेला खेलने लग गया, या कोई भी हो सकता है टीचर ने बहुत डांट दिया, टीचर उसका बहुत भेदभाव कर रहा है, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उसके साथ बुलिंग की जा रही है, कुछ भी है, तो मतलब आप यही समझिए कि वो रिजेक्टेड बच्चा है भाई। ठीक है, पॉपुलर चाइल्ड वो हो नहीं सकता। जेलस और इरिटेटेड वर्ड जो है बच्चों के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं ना। मतलब अगर पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के वर्ड्स जो है अवॉइड ही करने हैं हमें बस ये देखना है कि भाई देखो हमारी जो थिंकिंग है वही होनी चाहिए कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है ना, उसके साथ कुछ गलत हुआ है तभी वो ऐसी हरकतें कर रहा है, अदरवाइज वो अपने आप से कभी नहीं कर सकता। मतलब ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो मतलब एनसीएफ कहता है, जो भी कहता है। ठीक है, वो अब ग्राउंड रियलिटीज तो हमें पता होती है कि क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई ठीक है, बच्चा जो है रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड किसके द्वारा? या तो टीचर्स ने रिजेक्ट कर दिया है, या फिर उसके पीयर्स ने रिजेक्ट कर दिया है, या घर पे रिजेक्टेड है, भाई घर से कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो बहुत सारे वेरियस रीजन होते हैं। ठीक है, तो रिजेक्टेड चाइल्ड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एम ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन क्लासरूम टीचिंग। आप क्लास में जो है ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं, तो आपका जो मेन मुद्दा है उस ग्रुप एक्टिविटी को कराने का वो क्या है?
टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर, कि भाई चलो ग्रुप एक्टिविटी करा दो, बच्चे ग्रुप में लगे रहेंगे, टीचर का वर्कलोड कम हो जाएगा। टू मेक मोस्ट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन लर्निंग, क्या आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल हों, या फिर टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट इफेक्टिवली, या आप चाहते हैं कि जो कंसेप्ट आप सिखा रहे हैं बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मतलब उनको क्लियर हो जाए, या फिर टू प्रोवाइड फ्रीडम टू स्टूडेंट्स, या फिर बच्चों को थोड़ी सी आजादी मिल जाए। ठीक है, तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ग्रुप एक्टिविटी किस लिए होती है, हम क्लास में एकांत इंडिविजुअल एक्टिविटीज तो कराते ही हैं, ठीक है, हम उसमें इंडिविजुअली बच्चे क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं, फिर आप डिस्कशन में इन्वॉल्व भी करते हैं बच्चों को, लेकिन आप देखेंगे कि हर क्लास में ना कुछ 5-4 बच्चे ही होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं जो एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एवरेज बच्चे होते हैं जो कभी कर देते कभी नहीं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते ना किसी चीज में, चुप रहते हैं, ठीक है, घर से ही बिल्कुल मुंह बना के आते हैं, जैसे भी जो भी चीजें, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है ना कि आप ग्रुप एक्टिविटी जब कराते हैं तो आपका मेन मकसद ये होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी में आपने 5-5 के ग्रुप बना दिया, आपने मिक्स्ड ग्रुपिंग कर दी, जो कि करनी भी चाहिए, है ना, एबिलिटी मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए कि भाई ठीक है, 2 थोड़े स्मार्ट से बच्चे हैं जो मतलब इंटेलिजेंट है, एफिशिएंट है काम में, ठीक है, 2 एवरेज डाल दिए, 2 स्लो लर्नर डाल दिए, ऐसे ग्रुप बनाओ। तो ये बच्चे ना अपने आप धक्का मारते हैं इन बच्चों को कि चलो तुम भी करो, तुम भी करो, तुम्हें भी करना पड़ेगा, या आपस में करते हैं। तो बेसिकली इन बच्चों का भी पार्टिसिपेशन होगा थोड़ा सा, और हो सकता है कि बच्चे थोड़ा आपसे हेजिटेट कर रहे हो, तो हो सकता है ग्रुप में वो थोड़े खुलकर आए, है ना। तो मोस्टली हमारा जो एम होता है वो ये होता है ग्रुप एक्टिविटीज का, बच्चों में कोऑपरेटिव लर्निंग आए, ठीक है, और साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट करें हर चीज में, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब देखो क्लैरिफाई द कंसेप्ट, ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए ग्रुप एक्टिविटी नहीं होती, मेन एम ग्रुप एक्टिविटी का ये नहीं होता है, उसमें तो कोऑपरेशन और ये सारी भावनाएं ज्यादा होती है ना। कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन तो आप बहुत सारी चीजों से भी करा सकते हैं, वो ग्रुप एक्टिविटी का मेन आइडिया नहीं होता है। और फ्रीडम तो छोड़ दो, मत फ्रीडम थोड़ी ना देने के लिए हमने ग्रुप एक्टिविटी कराई है। और वर्कलोड की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर एकदम वर्क फ्री है भाई, उसके पास कितना भी काम आ जाए वो ये नहीं कह सकता कि वो वर्कलोड है, मतलब ये एज एन मतलब मैं ये थ्योरिटिकल बातें कर रही हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है। आप बोल नहीं सकते हैं कि मेरे पास इतना वर्कलोड है, ये है, मतलब नहीं बोला जाएगा, बच्चों के मामले तो बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। नेक्स्ट है 7 years old स्टूडेंट इज अनेबल टू रीड एज पर द क्लास लेवल। भाई 7 साल का बच्चा है लेकिन क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पा रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म द पेरेंट्स, डिटेन हिम इन द सेम क्लास, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, या फिर कोर्स जो भी है एक्सपर्ट की हेल्प से, या फिर गिव हिम रीडिंग एक्सरसाइज ऑफ ए लोअर लेवल। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, फिर से आप लोगों को लगेगा कि मैंने गलत पढ़ा दिया, जो भी है, ठीक है, चलो देख लेंगे, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना डीएसएसबी के एग्जाम में, किसी एक एग्जाम में आया हुआ है, मतलब मैंने ये अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे भी किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। हालांकि सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से क्वेश्चन लेती हूँ आपके, ठीक है, जिसमें मतलब मेरे को मटेरियल से थोड़ा मिल जाता है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ये आंसर मैंने क्यों दिया है, देखो अभी मेरे को पता है कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ, ठीक है, वहां पे क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे कुछ बुनियाद के बच्चे होते हैं, कुछ निष्ठा के बच्चे होते हैं, इस तरह से कैटेगरीज बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, मैं केवी में भी करती थी ये चीजें, केवी में ऐसा करते थे कि वर्कशीट्स देते थे हम लोग हर मंथ, तो मंथ में ये बोला जाता था कि बैक टू बेसिक की जो आप वर्कशीट्स दे रहे हैं, वो जो आपके लो लेवल वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी ईजी लेवल की वर्कशीट्स दो, ऐसा बोला जाता था। ठीक है, कि मतलब चलो ठीक है, बच्चों के साथ वो नहीं कर पा रहा है, एवरेज या हाई अचीवर्स के जितने लेवल का वो नहीं कर पाएगा, तो आप 3 तरह की वर्कशीट बनाओ। एक वर्कशीट जो हाई अचीवर्स के लिए होगी, एक होगी जो एवरेज बच्चों के लिए होगी, एक जो होगी वो लो लेवल के बच्चों के लिए होगी, तो थोड़ा लेवल कम कर दो। तो यहाँ पे इसी से आंसर मैंने आपको बताया कि गिव हिम रीडिंग एक्सरसाइज ऑफ ए लोअर लेवल। आप थोड़े सपोज वो इस लेवल का नहीं पढ़ पा रहा है, तो पहले आप उसको लो लेवल का तो पढ़ाओ थोड़ा सा। अगर आप उसको लो लेवल का भी नहीं पढ़ाओगे, सीधे आप एक्सपर्ट के पास जाओगे, एक्सपर्ट कौन होगा यहाँ पे, है ना, या तो आप स्पेशल एजुकेटर के पास जाओगे, या फिर आप किसी और इंसान के पास जाओगे जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट होगा, उसके साथ आप पहले कोर्स नहीं करोगे, आप पहले लोअर लेवल का तो पढ़ा के देखो उसको कि वो पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है, दैट मीन्स कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि कुछ लर्निंग डिफिकल्टी है ना, तब हम एक्सपर्ट के पास जाएंगे। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि उसको लोअर लेवल का दो, उसके बाद पढ़ाओ। ठीक है, सपोज मात्राओं में बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप सिंपल बिना मात्राओं वाले शब्द दो, जैसे घर पर, चल, इस तरह के वर्ड दो, है ना, कि वो पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। आइडेंटिफिकेशन है स्वर्ण या व्यंजन का है कि नहीं है, या फिर लेटर्स का, या फिर इंग्लिश अल्फाबेट्स का, तो इस तरह से। ठीक है, तो लोअर लेवल की एक्सरसाइज पहले देनी चाहिए। और ये सी ऑप्शन में थोड़ा एक्सपर्ट लिखा है, इसलिए भी क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, सीधे आप एक्सपर्ट के पास थोड़ी चल जाएंगे। आप एज ए क्लास टीचर क्या कर रहे हैं, थोड़ा आपको भी तो करना पड़ेगा ना, कि आपको भी देखना पड़ेगा आप अपने लेवल पे कैसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज
भाई प्राइमरी लेवल पे मदर लैंग्वेज में पढ़ाना क्यों जरूरी होता है, मदर टंग में पढ़ाना क्यों जरूरी होता है, मातृभाषा में, ठीक है, क्यों जरूरी होता है, फटाफट बताइए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है, इससे लर्निंग ईजी हो जाती है, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, या फिर इससे जो है नेचुरल एटमॉस्फेयर में पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है, ये बताना आपको। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई जो मदर टंग होती है ना, आप जब मातृभाषा में बात करते हैं तो आपको एक माहौल मिलता है, आपको लगता है कि हाँ भाई ये मतलब मेरा माहौल आ गया, अब मेरे वाला लेवल आ गया है, मेरे वाली, हम कहते हैं ना अपने पड़ोस में जाकर तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि चलो अब कुछ अपने घर जैसा लग रहा है। तो बेसिकली जब मदर टंग की बात होती है तो हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल हो माहौल में, है ना। सबसे पहले उसको माहौल ही तो प्रोवाइड करना है जो उसको डराए ना, ऐसा माहौल जो उसको बिल्कुल अपने नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा लगे, जिसमें वो जीता आया है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आप नेचुरल एटमॉस्फेयर तो देंगे उसको, जैसा उसके माहौल उसके घर में रहता है वैसा माहौल देंगे। उसके बाद उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसकी लर्निंग भी ईजी होगी और उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करेगा। मतलब ये सारे ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब बेटर सबसे मेन फोकस क्या है कि भाई बच्चे को जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा मिले जो उसको घर जैसा लगे, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो बेसिकली रहता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ यू आर अनेबल टू गेट ए जॉब ऑफ टीचर देन यू विल, ठीक है। अब आंसर करो चलो फटाफट से। कुछ लोग शायद पहले केवीएस का पेपर दे भी चुके होंगे, शायद उन लोगों का क्लियर नहीं भी हुआ होगा। तो आप क्या कर रहे हैं अभी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से, है ना। तो क्या करोगे, स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, ट्यूशन देना स्टार्ट कर दोगे, रिमेन एट होम टिल यू गेट जॉब, टेक सम अनदर जॉब, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग, ठीक है। तो ये आंसर करना है भाई, ये आंसर मतलब एग्जामिनर के सोच के हिसाब से करना, ठीक है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचर। भाई हम टीचिंग के लिए अप्लाई करते रहेंगे, है ना, क्योंकि हमारा जो पूरा डेडिकेशन है ना वो टीचिंग प्रोफेशन की तरफ है। अब एग्जामिनर ये थोड़ी सोचेगा कि भाई बहुत मजबूरियां भी होती है, फाइनेंशियल दिक्कतें भी होती है, तो हम तो ट्यूशन भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप मतलब ऑन पेपर ये नहीं बोल सकते कि हम तो ट्यूशन स्टार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। मतलब कंटिन्यू अप्लाई करते रहना है टीचिंग के लिए, क्योंकि हमें टीचिंग का बहुत जुनून है और हम टीचर बनकर रहेंगे। हम तभी तो असली शिक्षक बनेंगे जब हम मतलब प्रयास करते रहेंगे टीचर बनने के लिए। अब देखो ट्यूशन व्यूशन की तो बात ही नहीं करनी है ना, मतलब प्राइवेट ट्यूशन इज बैंड, ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना होता है। मतलब कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट में कि आप मत पढ़ाओ, ठीक है, जिससे भी आपको फाइनेंशियल, बेसिकली ये होता है इसमें कि आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलनी चाहिए यहाँ से। दूसरी चीज आपको ये होता है कि आपका ध्यान जो है दूसरे बच्चों पर नहीं जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं कि टीचर्स घर वाले जो बच्चे, स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनको स्कूल में ना पढ़ाकर उनको ट्यूशन के लिए कहते हैं, है ना, ये भी होता है। मतलब ये तो मैं अगर आप टीचिंग जॉब में आ जाएंगे तब की बता रही हूँ। ये वैसे जो है गिविंग ट्यूशन एट होम वाली, तो ये यहाँ पर ये जॉब लगने से पहले की बात की गई है, ठीक है। रिमेन एट होम टिल यू गेट अ जॉब, तो भाई होम ऐसे नहीं करेंगे कि हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हम घर पर ही रहेंगे, है ना, हम और एफर्ट्स करेंगे। टेक सम अनदर जॉब, या फिर दूसरी जॉब ले लेंगे। अगर आपने यहाँ पे कह दिया हम दूसरी जॉब ले लेंगे, दैट मीन्स कि आपने तो टीचिंग को फॉर ग्रांटेड ले लिया, मिल गई तो मिल गई, नहीं ली तो नहीं मिली तो नहीं मिली, ठीक है। इसलिए यहाँ का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और देखो ये आप सोशल सर्विस कर सकते हो, ट्यूशन नहीं कह सकते, आप सोशल सर्विस के लिए बोल सकते हो। आपने गरीब बच्चों को पढ़ा दिया है, जिनको हेल्प थी आपने फ्री में उनको पढ़ा दिया, ये वाली चीजें तो अलाउड होती हैं। लेकिन एट द ट्यूशन वाली बात जो आ जाती है ना, फिर वो उसमें गलत हो जाता है, ठीक है। मतलब आप घर में आप प्राइवेट टीचिंग नहीं कर सकते किसी को, है ना। आप सोशल वेलफेयर के लिए बहुत काम कर सकते हो, अगर ऐसे क्वेश्चन है ना कि सोशल वेलफेयर बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते कि भाई ठीक है घर पर बुला रहे हो पढ़ाने के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहे हो, ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड। भाई बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये बताओ। ब्लैक बोर्ड का यूज करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, आस्क क्वेश्चन पूछने चाहिए, या फिर स्टोरी करानी चाहिए। तो बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, प्रश्न पूछते रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैडम स्टोरी क्यों नहीं सुनानी चाहिए, स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन क्या आप हर कंसेप्ट स्टोरी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। सपोज आप साइंस का कोई चैप्टर करा रहे हैं, मैथ्स का कोई चैप्टर करा रहे हैं ना, अब आपको जो है बच्चे को इंगेज रखना है भाई, क्योंकि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट क्लास, अब क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, वहां पे इंटरेस्ट को बनाए रखना है। ये नहीं कि आपने शुरू से इंटरेस्ट डेवलप, आप स्टोरी कब करते हैं, आप क्लास स्टार्ट करते हैं तब आपने स्टोरी सुना दी। लैंग्वेज की क्लास में आपकी स्टोरीज कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन आपकी हर जगह पे कामयाब नहीं होती ना। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं आप बीच बीच में, है ना, सपोज आपकी पूरी क्लास चल रही है, आप पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछ रहे, लेकिन जब आप सोनिए रुकिए एक बार, है ना, उसके बाद आप उठाइए रोल नंबर 21 उठ जाओ, ये बताओ ये क्या बताया मैंने, ठीक है,
कुछ और पूछिए, उसके बाद देखना किस तरह से सबके कान खड़े हो जाएंगे, है ना। मतलब 2 बच्चों ने नहीं बताया ना और उनको थोड़ी डांट लग गया, कुछ भी हो गया ना, उसके बाद सारे ये ध्यान करने की कोशिश करेंगे क्या पढ़ा रहे हैं मैडम या सर, है ना। और उसके बाद दूसरे बच्चों से पूछेंगे ओए मैडम ने क्या पढ़ाया, ओए मैडम ने क्या पढ़ाया। तो इस तरह की चीजें हो जाती है क्लास में। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब क्वेश्चन पूछते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो शुरू से 0 तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो कब तक लगातार से सुनते रहेंगे, उनको थोड़ा एंगेजमेंट चाहिए ना। और ये यहाँ पर ना टॉपिक की बात हो रही है, जब आप क्लास में एक्चुअल में टीचिंग कर रहे हैं किसी कंसेप्ट की, ठीक है। तो आस्क क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, when a teacher uses lessons in science and social science to teach language। भाई टीचर जो है लैंग्वेज पढ़ा रहा है, कि भाषा पढ़ाना चाह रहा है, लेकिन उसने टॉपिक लेसन्स किसके लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए। तो इस तरह की अप्रोच को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, प्लूरिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग, डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमारा बीएलएड में होता था, मतलब मैंने बीएलएड की है और शायद बीएड वालों को भी पता होगा, बीएड में भी ये होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। देखो लैंग्वेज आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते सिर्फ लैंग्वेज तक, सिर्फ हिंदी इंग्लिश या पंजाबी मराठी यहाँ तक लैंग्वेज नहीं होती है। लैंग्वेज तो हर सब्जेक्ट में होती है ना। अगर साइंस की एक लैंग्वेज होती है, मैथ्स की एक लैंग्वेज होती है, अगर साइंस पढ़ा रहे हैं आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होती है, हिंदी मीडियम में तो हिंदी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। तो मतलब अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में जो भाषा है ना पूरे पाठ्यक्रम में आपकी समाई होती है। इसमें यही कहा जाता है कि आपको भाषा का यूज सिर्फ भाषा की क्लास में नहीं करना है, बल्कि आप और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं ना जिसको हम, इंटर रिलेटेड अप्रोच होती है। मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तो आप किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू सिखा सकते हैं, है ना। तो फोकस जो आप लैंग्वेज पे भी रखिए और साइंस के टॉपिक्स पे, सोशल साइंस के टॉपिक्स पे भी रखिए। ये आपका कहलाता है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। और ये पूरा एक सब्जेक्ट भी होता है, इसको अगर आपने पढ़ा हो बीएड या बीएलएड की हो तो, ठीक है। जिन बच्चों ने बीएलएड की होगी उनको पता होगा, क्योंकि मैं खुद बीएलएड करके आई हुई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सी सबसे मोस्ट सुइटेड है भाई, साइंटिफिक स्किल डेवलप करनी है आपको बच्चे के अंदर, तो आप क्या करेंगे ये बताना है। परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क, कंडक्टिंग साइंस क्विज, ऑर्गेनाइजिंग ए फील्ड विजिट, कंडक्टिंग साइंस ओलंपियाड्स, ठीक है। सारी साइंटिफिक टर्म्स आपको लग रही होंगी, तो बताओ जरा आंसर क्या होगा इसका। ध्यान रखना कि यहाँ पे साइंटिफिक स्किल्स, टिपिकल साइंटिफिक स्किल्स की बात हो गई है ना। कौन कौन सी साइंटिफिक स्किल्स होती है यहाँ पे, तो बताइए। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो साइंस इज ऑल अबाउट द लेबोरेटरी, कंट्रोल्ड इवेंट्स में आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, है ना। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बायो के एक्सपीरियंस होते हैं। अगर मैं टिपिकल साइंटिफिक स्किल्स की बात करूँ तो वो यहीं से डेवलप होती हैं। आपने साइंटिस्ट देखे होंगे ना, लगे ही रहते हैं लैब में कुछ ना कुछ करने में, है ना। तो बेसिकली साइंटिफिक स्किल्स जब आप इवॉल्व कुछ करते हैं ना, साइंस में कुछ इनोवेटिव लाते हैं, तो आपको लेबोरेटरी से जुड़ना ही पड़ता है। साइंस के ऑर्गेनाइज करने से ज्यादा साइंटिफिक स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, फील्ड विजिट से भी इतनी नहीं होंगी, वो जिसमें जस्ट ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है। ओलंपियाड्स में तो आपको पता ही है क्वेश्चन आंसरिंग होती है, मतलब वही क्विज टाइप ही है ये भी। तो यानी कि लेबोरेटरी वर्क आप जितना ज्यादा करेंगे ना, लैब्स में जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर साइंटिफिक स्किल्स डेवलप होंगी। आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मतलब 12th में मैंने देखा था कि मैं करती थी जब, और इवन मैंने 1 साल बीएससी करके छोड़ भी दी, मतलब सिर्फ बीएलएड के चक्कर में कि नहीं टीचर ही बनना है। तो मतलब वो वाली बात थी। तो वहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब पूरा दिन लैब्स में, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरे को याद है कि 4 घंटे लगातार हम केमिस्ट्री की लैब में खड़े होते थे कि ये पिंक क्यों नहीं आ रहा सोल्यूशन। मतलब इस तरह की चीजें ना वो साइंटिफिक स्किल्स डेवलप करती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेन लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस। भाई साइंस पढ़ाने का सबसे मेन लिमिटेशन क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड का। बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड की बात की गई है। प्रोजेक्ट होते हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब आप दे देते हैं, सपोज कि पीओपी का क्या इफेक्ट होता है। हम कहते हैं ना गणेश चतुर्थी पे हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, ये जितनी भी पीओपी की मूर्तियां होती है, सपोज इनसे क्या एनवायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, आपको इस बात पे प्रोजेक्ट दे दिया गया, ठीक है। तो आपको करना है, आप कैसे करोगे, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मतलब हर चीज की कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं और बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन बतानी है। चलिए बताइए क्या होगा। विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त नहीं होता, छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना पड़ता है, और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ज्ञान अनुक्रमित तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। देखो नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड इन सीक्वेंस। क्यों भाई, नॉलेज तो एक्वायर की जाती है इसमें, है ना, ये भी आएगा इसमें। उसके बाद ये है कि इट इज अ साइकोलॉजिकल तो होगा ही, क्योंकि इतने सारे मेंटल प्रोसेसेस जो हैं लगातार लगे रहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी अचीव्ड, ठीक है। तो क्यों नहीं होता, हम जब साइंस के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो इसमें भाषा का प्रयोग भी होता है, मैथ्स भी थोड़ा सा लगाते हैं, तो सारे इंटीग्रेशन तो होता ही है।
उसके बाद आता है द साइंस है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, थोड़ी लिमिटेशन है कि बच्चों को बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल वर्क करना होता है। ये प्रोजेक्ट छोटे नहीं होते हैं साइंस के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे आपको हाइपोथेसिस बनानी होती है, आपको प्रॉब्लम को देखना पड़ता है, फिर आपको थोड़ा सा फील्ड विजिट भी करना पड़ता है ना, आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, आपको शायद सर्वे भी करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा फिजिकल और एक्सेसिव मेंटल वर्क होता है। मतलब बेसिकली 11th-12th के बच्चे करते हैं, 9th-10th के बच्चे करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब करते हैं तो थोड़े से हैक्टिक हो जाते हैं। तो ये लिमिटेशन है इसकी, ठीक है, तो लिमिटेशन पे ध्यान रखना था। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए साइंस टीचर इज इंटरेस्टेड टू फोकस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स बाय द लर्नर्स। ठीक है भाई, कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर। ठीक है, जो कौशल प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, प्रोसेस स्किल्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, किसी भी एक्शन को मैनेज करना, कोई भी क्रिया हो रही है आपके सामने, उसको मैनेज आपको कैसे करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये आपकी प्रोसेस स्किल्स होती है। और इसमें बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन आती है ना, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर साइंस की बात हो रही है तो साइंस से रिलेटेड बता रही हूँ। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन आप किस तरह से कर रहे हो, इस किसी चीज को मेजर कैसे कर रहे हो आप, है ना। और उसके बाद आप मतलब क्लासिफाई कैसे कर रहे हो, आप वर्गीकरण कैसे कर रहे हो, किस आधार पर कर रहे हो। तो ये आपकी एक तरह से साइंस स्किल्स होती हैं, साइंस की प्रोसेस स्किल्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा अगर आपको बच्चों को ये प्रोसेस स्किल्स सिखाने है कि उनमें ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप हो, यानी कि उनमें अवलोकन जो है, क्या कहेंगे, अवलोकन ही बोलेंगे ना ऑब्जर्वेशन को, वो प्रक्रिया जो है उनके अंदर डेवलप हो। ठीक है, उनको वर्गीकरण करना आए, वो क्लासिफाई कर पाए चीजों को, वो मतलब एक तरह से प्रिडिक्ट कर पाए, है ना, मतलब पहले से सोच पाए कि हाँ भाई इस केस में क्या होगा। प्रिडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्किल्स, क्योंकि प्रिडिक्शन करना आपको आना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट में हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, ये हुआ है तो इससे ये होगा, वो कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो इस तरह से कारण प्रभाव हो गया, ये सारी स्किल जो होती है आपकी प्रोसेस स्किल्स कहलाती हैं। तो बताओ इनमें से आप क्या यूज करोगे अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो बच्चों को। ठीक है, देखो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो ये यूज करेंगे। असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग मेथड होगा, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड होगा, या प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड। क्योंकि हमें साइंस में डेवलपमेंट करनी है तो हम किसको बेस्ट मानेंगे, देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, आप प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट के साथ साथ आप लेबोरेटरी मेथड यानी कि लैब्स में जाकर आप अगर प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करेंगे, चीजों को मैनिपुलेट करके सीखेंगे, तो आपको बेस्ट प्रोसेस स्किल जो है वो समझ में आएंगी। प्रोजेक्ट में आप लोग क्लासीफाई भी करेंगे, आप लोग ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, आप चीजों को समझेंगे, आप प्रिडिक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इन दो से। अब लेक्चर तो बहुत बोरिंग है, उससे आप साइंस सिखा ही नहीं सकते हैं ना, सिर्फ असाइनमेंट और क्वेश्चनिंग से आपका काम नहीं चलेगा। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लेबोरेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस, है ना। एंड लेक्चर कम डिस्कशन, तो लेक्चर तो हटा ही दो, लेक्चर का वाला तो पहले ही एलिमिनेट कर देना। तो ऑप्शन बी और डी में से आपको अगर चुनना है तो ऑब्वियसली आप डी को चुनेंगे। प्रोजेक्ट मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, you are teaching a topic in the class and student ask a question and related to the topic, sorry it's unrelated, थोड़ा सा ये एरर हो जाता है, अनरिलेटेड। ठीक है, मतलब छात्र विषय से हटकर कोई सवाल पूछता है। ठीक है, वो अनरिलेटेड हो गया, वो अनरिलेटेड है। तो अनरिलेटेड टॉपिक जो है आपने पूछा है, मतलब अनरिलेटेड टॉपिक है, बच्चे ने जो भी सवाल पूछा है आपसे, तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। सपोज आप पढ़ा रहे हैं एनिमल्स के बारे में, है ना, और बच्चे पूछ ले ट्रांसपोर्ट के बारे में फटाफट से कि ट्रांसपोर्ट समझाओ हमें। ठीक है, तो एकदम से आपके लिए अनरिलेटेड हो गया। ठीक है, बच्चे ने ट्रांसपोर्ट से रिलेट पूछा कि मैडम मुझे समझ में नहीं आया हवा में प्लेन जो है वो कैसे चलता है। आप पढ़ा रहे हैं एनिमल्स और बच्चा एकदम से ये क्वेश्चन पूछ ले, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। यू विल अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, आप उसको अलाउ करोगे कि ठीक है बेटा तुम पूछो अनरिलेटेड क्वेश्चन। यू विल नॉट अलाउ, आप अलाउ नहीं करेंगे। यू विल कंसिडर इनडिसिप्लिन, आप कहेंगे कि नहीं ये तुमने डिसिप्लिन अनुशासनहीनता कर दी और मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा या दूंगी, है ना, तो ये होगा। या फिर आप यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, या फिर आप उसने जो भी क्वेश्चन पूछा है आप उसको कहेंगे कि ठीक है बेटा मैं क्लास के बाद आपको आंसर बता दूंगा या बता दूंगी। ठीक है, तो देखो आसानी है वैसे तो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये दोनों तो वैसे ही हटा दोगे। अब ये बात है कि आप अलाउ करेंगे। देखो आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर आप सारे बच्चों को अलाउ कर देंगे तो ट्रांसपोर्ट बीच में घुसता चला जाएगा, एनिमल कहीं पीछे छूट जाएगा। तो आपको इसको बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना होगा। आप स्मार्टली क्या कह सकते हैं, बेटा अभी आप बैठ जाओ, मैं आपको बाद में जरूर बता दूंगा या फिर बता दूंगी, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आप क्लास के बाद मुझसे पूछना, पीरियड ओवर होने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो ये दिस इज द बेस्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। A science teacher has to teach different type of force in his class than most
देन द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टीच दिस टॉपिक इज, भाई फोर्स का चैप्टर पढ़ाना है उसको, ठीक है, फोर्स पढ़ाना है आपको, बल जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना, बल कहते हैं फोर्स का चैप्टर, फिजिक्स का टॉपिक है। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए जो मोस्ट सुटेबल मेथड होगा वो कौन सा होगा, इनमें से आपको बताना है ना। ये बेसिकली मेथड्स ऑफ टीचिंग ही है, जितने भी 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऑलमोस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग है। तो हम इसमें इसको डिस्कस कर रहे हैं, और इतने मुश्किल नहीं है, नाम से आपको समझ में आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब ऑप्शन आते हैं ना तो ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको मेन होता है, ठीक है। अब देखो फोर्स की बात हो रही है, टॉपिक पर ध्यान देना है ना, फोर्स की बात है, यानी कि बल। अगर आप अपने बच्चों को बल पढ़ाना सिखा रहे हैं, ठीक है, फोर्स आप सिखाना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप क्या करेंगे। आप लैब में जाएंगे, आप लेक्चर मेथड यूज करेंगे, आप इवेल्युएशन अप्रोच करेंगे, या फिर आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कुछ। तो बताओ फटाफट से, मुझे पता है कुछ लोग इसमें कुछ गलत आंसर करने वाले हैं। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। टॉपिक की बात हो रही है फोर्स की, ठीक है। अब फोर्स टॉपिक पढ़ाना है आपको, तो आप लैब में थोड़ी ना जाओगे, है ना, एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करके दिखाओगे कंट्रोल्ड वे में, ये नहीं होता है। आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। डेमोन्स्ट्रेट क्या होगा, आप बैलून दिखा सकते हो बच्चों को, बैलून्स का वो दिखा सकते हो कॉन्सेप्ट, आप बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हो, है ना। आप डेस्क को हिला के दिखा सकते हो, आप दीवार पर हाथ लगाकर कोशिश कर सकते हो कि दीवार को हिलाते हैं, चलो दीवार तो हिली नहीं, है ना। मतलब इस टाइप की चीजें आप फोर्स सिखाने के लिए बच्चों को करवा सकते हो। या एक लंबी हाइट वाले बच्चों को कहेंगे कि चलो भी तुम छोटे से बच्चे को जो है इसको धक्का मारो, या जो भी है, मतलब आप बच्चों को कहेंगे, जैसे क्लास में कुछ मोटे कुछ पतले सब तरह के बच्चे आते हैं ना, आप ऐसे रिमार्क नहीं डालेंगे कि आप मोटे हो, आप इस तरह से नहीं, आप जैसे बोल देंगे कि बेटा आप आ जाओ और आपको इनको फोर्स लगाना है, आपको इस पर फोर्स लगाना है। आप दरवाजे का जो दरवाजा है उसको धक्का देने को कहेंगे कि चलो दरवाजा कौन अच्छे से बंद कर सकता है, कौन कितना टाइम ले रहा है ना। तो मतलब इस तरह की चीजें आप करवा सकते हैं। मतलब फोर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो जैसे डेस्क हिलाना भी इसमें आता है, ठीक है। फिर आपके बाद टीचर की जो चेयर है वो भी इसमें आ जाती है, उस पर कितना फोर्स लगा पा रहे हैं, डस्टर पर आप कितना फोर्स लगा पा रहे हैं, कि आप डस्टर को कंप्लीट हाथ में लेकर दबा पा रहे हैं कि नहीं दबा पा रहे हैं ना। मतलब जो लकड़ी वाला डस्टर हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ, एक कपड़े से बना डस्टर होता है, आप उसको दिखाएंगे कि चलो इस पर फोर्स लगा के दिखाओ। तो बहुत सारे ऐसे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हैं, ये सब डेमोन्स्ट्रेशन में आएंगे ना, लैब में जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो बेसिक ये आपके क्लास में आप सिखा सकते हो, थोड़ा सा बाहर आप प्ले ग्राउंड में भी करवा के दिखा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो फोर्स टॉपिक पढ़ाना है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, है ना। लैब कंफ्यूज मत होना। मैंने पिछले क्वेश्चन बोला था साइंस है तो फोकस करो लेबोरेटरी, वहां पे साइंटिफिक स्किल्स की ज्यादा बात हो रही थी, ठीक है। वहां पे आप ऑल ओवर साइंस को देख रहे थे, यहां पे एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया आपको कि इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ाओगे, तो इसलिए ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटेशनल स्किल्स इन मैथमेटिक्स कैन बी इनहेंस्ड बाय, गणित में गणितीय कौशल है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आता है कंप्यूटेशनल स्किल्स में। आप कंप्यूट कैसे कर रहे हैं ना, गणितीय कौशल जो है इनको बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा, इनमें से आपको आंसर करना है। गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज अलोन, आप सिर्फ वैचारिक ज्ञान दे देंगे। डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम, आप बता देंगे कि भाई इस तरह से एडिशन करना है, इस तरह से माइनस करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से डिवाइड करना है ना। ये एल्गोरिथम्स ही तो होते हैं, तो ये आप सिखा देंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं मैथ्स में, वो आपका एल्गोरिथम बन जाता है। तो आप बता देंगे पहले ऐसे करना है, पहले ऐसे करना है, और फिर आपका ये काम हो जाएगा। या फिर आप कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे और प्रोसीजर बताएंगे, प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे। कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या फिर आप हाथ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देंगे, चीजों को देंगे या जो भी करेंगे ऑब्जेक्ट्स को देंगे, फिर सिखाएंगे, ठीक है। ये बताना है आपको। तो चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटेशनल स्किल्स की बात हो रही है, यहाँ पर कंप्यूट करना, कंप्यूट कुछ भी करना आ सकता है, आपके सामने एक सवाल भी आ सकता है ना। आप ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स आपने दिखाकर फिर कंप्यूट करना भी कह सकते हो, लेकिन सवाल भी आ सकते हैं। तो सवालों को, हर सवाल को आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से नहीं सिखा सकते हैं। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती है उनको आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू नहीं सिखा सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये तो खैर चलो, ये तो आपने पहले एलिमिनेट कर दिए होंगे। अगर आपको डी में कंफ्यूजन है बेटा, तो देखो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो होती है ना, वो छोटी छोटी एक्टिविटीज आप छोटे बच्चों के लिए रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर कंप्यूटेशनल स्किल्स की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पर बड़ी बड़ी डिजिट्स आ जाएंगे तो आप कैसे कंप्यूट करोगे। ऑब्वियसली आपको हर बार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप तब दे सकते हैं जब आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम पहले उनको कंसेप्ट क्लैरिफाई करेंगे। जैसे मेजरमेंट का क्वेश्चन है या कोई और क्वेश्चन, जैसे किलोमीटर मीटर्स वाले हैं, या बहुत सारी चीजें होती है, तो आप इनमें पहले कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे कि क्या कंसेप्ट है। जैसे किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसमें पहले आप बताओगे कि कंसेप्ट क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अगर हम 1000 मीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर माना जाएगा। इस तरह से आप पहले कंसेप्ट क्लैरिफाई करोगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस कराओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन की बात नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिस की बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो डी से कंफ्यूज मत होना।
हर जगह आपकी एक्टिविटी मतलब ऐसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हर जगह पे काम नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग द टीचर शुड, भाई आपको कोऑपरेटिव लर्निंग बढ़ानी है क्लास में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, एज अ टीचर आप क्या करेंगे। अभी आप सभी लोग अपने आप को टीचर मानो और उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करो। अलॉट इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट्स, मतलब आप हर एक बच्चे को जो है इंडिविजुअल असाइनमेंट्स दे देंगे। असाइन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे देंगे। इंगेज स्टूडेंट्स इन डिबेट एंड डिस्कशन, आप उनको डिबेट कराएंगे, उनको डिस्कशन कराएंगे। या फिर डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ होमोजीनियस एबिलिटी, ठीक है, उसमें जो समरूप क्षमता वाले जो समूह में विभाजित कर देंगे उनको, मतलब जो सबकी क्षमता जिनकी बराबर बराबर है उनको एक ग्रुप में, जिनकी अलग अलग है उनको अलग ग्रुप में, इस तरह से, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो फिफ्थ का यहाँ पे कोऑपरेटिव स्किल्स है, ऑब्वियसली ग्रुप लर्निंग से ही होंगी कोऑपरेटिव स्किल्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल की बात है, ठीक है। बी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं होगा, डिबेट और डिस्कशंस में आप जो है सब लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करा सकते। डिबेट में एक बच्चा अगेंस्ट बोलेगा, एक फोर में बोलेगा, ठीक है, कोऑपरेटिव स्किल्स तो नहीं आएंगी। डिस्कशन में क्या होता है कि डिस्कशन में एक दो बच्चे जो है डोमिनेट कर जाते हैं कई बार, ठीक है। आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स देंगे, और यहाँ पे डिबेट भी वर्ड है और डिस्कशन वर्ड है, तो ये जो है इससे जस्ट कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होती है, ठीक है, जब तक आप ग्रुप में नहीं है। डिबेट तो वैसे भी इंडिविजुअली होती है ऑलमोस्ट, है ना, कि एक बच्चा अगेंस्ट में बोल रहा है, एक फोर में बोल रहा है, ठीक है। अब बात है डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स होमोजीनियस, अब यहाँ पे होमोजीनियस बोल दिया, यानी कि अगर मान लीजिए जो हाई अचीवर्स है उनको आपने एक ग्रुप में कर दिया, एवरेज वालों को एक में कर दिया, और लो अचीवर्स को आपने एक ग्रुप में कर दिया, जिनका अचीवमेंट कम है ना, जो बहुत थोड़े से स्लो लर्नर्स हैं, तो ऐसे आप अलग अलग ग्रुपिंग कर देंगे तो गलत ही तरीका है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिक्स ग्रुपिंग होनी चाहिए हमेशा, होमोजीनियस नहीं होनी चाहिए भाई, वैरायटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए हर ग्रुप में हर तरह का बच्चा होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा, ये आप डिसाइड करेंगे एज अ टीचर। तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स देंगे, ठीक है, जैसे आपने बोल दिया कि भाई आपको फीमेल जो प्लेयर्स है ना, जैसे बैडमिंटन की हो गई या फुटबॉल की होगी, उन फीमेल प्लेयर्स पर आपको एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। आपने बच्चों को दे दिया, आप जैसे कि 1 रोल नंबर से 5 रोल नंबर तक को ये दे दिया, 6 रोल नंबर से 10 रोल नंबर का कोई और टॉपिक दे दिया, और आपने कहा इस पर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे मिलकर, ठीक है। आप बच्चों को समझाएंगे, डायरेक्शन देंगे कि इसमें हर बच्चे का रोल होना चाहिए, हर बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, और फिर आपको क्लास में प्रेजेंटेशन भी देनी है। तो आप देखेंगे कि बच्चे सारे पार्टिसिपेट करेंगे और मिलकर काम करेंगे, भाई तू ठीक है, तू इंटरनेट से फोटो निकाल लियो, मैं इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा, मैं ये कर लूंगी, मतलब इस टाइप से, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग अरिथमेटिक एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। अरिथमेटिक सिखाना है, मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक में क्या आता है आपका, प्लस माइनस ये सब आता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये अरिथमेटिक स्किल्स होती हैं। तो ये आप कैसे सिखाएंगे बच्चे को। अंक गणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर, है ना, प्राइमरी स्टेज पर देखना है आपको। तो प्ले मेथड, इक्वेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और सिंथेटिक मेथड। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसमें। देखो सिंथेटिक मेथड जो होता है थोड़ा हाई लेवल का है, सिंथेसिस बच्चे इतने छोटे बच्चे नहीं कर पाते, सिंथेसिस की बात करें तो, है ना, ये नहीं होगा। अब डेमोन्स्ट्रेशन मैथ की बात है, मैथ्स में आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उससे काम नहीं चलेगा, है ना, आपको बच्चों को कराना अरिथमेटिक, तो इसमें आप क्या करेंगे। इक्वेशन मेथड ये भी हाई लेवल का हो जाएगा, इक्वेशन मेथड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्ले मेथड, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी के बच्चों की बात हो रही है, अरिथमेटिक सिखाना है, प्लस माइनस की बात हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिविजन की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखो प्ले में आप क्या कर सकते हो, प्ले मेथड में ये नहीं है कि आपको सिर्फ जो है बच्चों को एज ए ग्राउंड में ले जाकर खिलाना है, वो मेथड नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने एक जोड़ो ज्ञान नाम का एक वो होता है, मतलब मैं आपको बताऊंगी तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन सी है जोड़ो ज्ञान, तो इनके बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स आते हैं जिसमें आपको ना एक काउंटिंग पूरी वो मिलती है, क्या बोलते हैं, गणित माला आती है इसमें, है ना, गणित माला आते हैं, कार्ड्स आते हैं, पैक्स आते हैं जिसमें 1 से 10 के नंबर्स होते हैं, है ना, इनके थ्रू जो है ना मैथ्स के अरिथमेटिक स्किल्स बहुत अच्छे से सिखाई जा सकती है इनके थ्रू, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, और अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखें तो सबसे बेस्ट मेथड हमारा प्ले मेथड ही जाता है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको कनेक्ट करके इसलिए बता रही हूँ जोड़ो ज्ञान का, क्योंकि इनकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इतने होते हैं इनके पास 1000 2000 तक के जो है नंबर के ब्लॉक्स होते हैं जिनसे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करवा सकते हो। सपोज आपने नंबर के ब्लॉक्स बांट दिए बच्चों को, ठीक है, आपने कहा भाई आपके पास 1000 है, आप इसमें 20 जोड़ो इसमें फटाफट से, ठीक है। आप एक बच्चे के पास 100 का ब्लॉक था, आपने उसको कहा कि ठीक है आप फटाफट 30 वाला ब्लॉक निकालो और दोनों को ऐड करके मेरे को फटाफट से बताओ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्ले मेथड, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इन 4 ऑप्शन में बात करें तो सबसे बेस्ट सुटेबल हमारा प्ले मेथड ही बैठता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग मेंसुरेशन ए टीचर राइट्स ऑल द फार्मूलाज ऑन द बोर्ड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो भाई टीचर ने जो है फॉर्मूला लिख दिया है बोर्ड पर, ठीक है,
कोई भी लिख सकती हूँ, जैसे हाइपोटेनस वाला फार्मूला होता है ना, इसमें a का स्क्वायर जो है वो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, सपोज दिस इज द राइट ट्राइंगल आपके लिए है, ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। आपने जनरल फार्मूला लिख दिया, अब आपको क्वेश्चन सोल्व कराने, या फिर आपने पेरीमीटर का ही फार्मूला लिख दिया, ठीक है, 2l प्लस b जो है वो पेरीमीटर का फार्मूला बता दिया आपने रेक्टेंगल का, आपने फार्मूला लिख दिया और उसके बाद आप क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो दिस रिफ्लेक्ट्स कौन से टाइप की अप्रोच ये टीचर जो है यूज कर रहा है या कर रही है, आपको बताना है। देखो इंडक्टिव में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट से आप सामान्य की तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक स्किल्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि सपोज आपने एक क्वेश्चन ले लिया इसका ही, पहले आपने क्वेश्चन कराया, उसके बाद आपने फॉर्मूला डिवाइस करवाया कि अब आपने 4-5 क्वेश्चन करा लिए, क्वेश्चन सारे अलग अलग थे, ठीक है, स्पेसिफिक थे, विशिष्ट थे, उसके बाद आप फार्मूले तक पहुंचे कि देखो ये सारे क्वेश्चन हमने किस आधार पर कराए हैं, इस फार्मूले के आधार पर। तो अगर ये कहते तो ये इंडक्टिव अप्रोच होती, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने नहीं बोला है, पहले तो फार्मूला लिख दिया, पहले एक जनरल फार्मूला लिख दिया जो सब लोगों के लिए जनरल है, सामान्य है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोच फॉलो की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट तो किया ही नहीं गया है, इंडक्टिव मैंने बता ही दिया, प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं है, है ना, सीधे आपने फॉर्मूला लग दिया है यहाँ पर बोर्ड पर, अब आपको कराना है। तो ये डिडक्टिव अप्रोच होती है जहां पर आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, ओके, विशिष्ट की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे आप तो, सॉरी राइटिंग बहुत ही गंदी है ना, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल रही हूँ आप नोट्स बना दिया करो। तो सामान्य से जब आप विशिष्ट की ओर जाएंगे तो इस अप्रोच को हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है, जिसको हम निगमनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसमें देखो फॉर्मूला जो है आपके लिए जनरल चीज है ना, वो सामान्य है, अब उसके बेस पे आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस को, विशिष्ट क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना 2l प्लस b पता चल गया आपको, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि लेंथ 15 है, ब्रेड्थ जो है वो आपकी 12 है, तो चलो फटाफट पेरीमीटर निकालो। दूसरा क्वेश्चन आया कि लेंथ 10 है, ब्रेड्थ आपकी 5 है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये अलग अलग है, ये सामान्य नहीं है सबके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन की अलग पहचान है, ये क्वेश्चन की अलग पहचान है, लेकिन ये फॉर्मूला जनरल है, इस एक जनरल फॉर्मूले से आप बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये अप्रोच होती है डिडक्टिव अप्रोच, ओके। तो 7th क्वेश्चन का जो है बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच एरिया ऑफ वीकनेस ऑफ ए चाइल्ड इन मैथ्स इज आइडेंटिफाइड। तो भाई वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो है आप मैथ्स में जो वीक एरिया है बच्चों का वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो क्या होता है, तो बताओ फटाफट। रिटन वर्क से, ओरल वर्क से, रेमेडियल वर्क से, या फिर डायग्नोस्टिक वर्क से, है ना। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। देखो रिटन और ओरल वर्क तो हटा ही दो, अब आपको ये दोनों ही वर्ड पता है कि इनमें से एक आंसर है, इतना तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने पहले भी क्वेश्चन सोल्व कराए इसके। तो देखो रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक में फर्क क्या है, आपने जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था केवी के एग्जाम में भी पूछा गया था 2018 वाले में कि भाई सारे बच्चे जो है फेल हो गए थे, वो एग्जाम्पल मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो सारे बच्चे फेल हो गए थे, मोस्टली बच्चे फेल हो गए, कुछ ही पास हुए। तो आपने क्या की, आप पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग करेंगे, है ना, उसके बाद आप रेमेडियल वर्क करेंगे। आपने डायग्नोसिस कर लिया कि क्या प्रॉब्लम रही, किस तरह से उनके नंबर इतने कम आए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि नहीं थे, सब आपने डायग्नोसिस कर लिया। अब इसके आधार पर आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं ना, रेमेडियल वर्क करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि आपको पहले एरिया ऑफ वीकनेस निकालना है, तो एरिया ऑफ वीकनेस आप निकालेंगे डायग्नोसिस से, ठीक है। जब आपने एरिया ऑफ वीकनेस निकाल लिया है उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं ना, फिर आप सुधारात्मक कार्य करते हैं, यानी कि उपचारात्मक कार्य करते हैं, लेकिन पहले आप नैदानिक कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डैश इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो इनमें से कौन सा है जो ये दर्शाता है कि भाई टीचिंग बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत मोटिवेटेड है, बच्चे बड़े ही आपके अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बताइए फटाफट क्या होगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर कक्षा में बिल्कुल शांति हो जाए तो आप समझ लीजिए कि मोटिवेटिंग टीचिंग हो रही है। मैक्सिमम अटेंडेंस, अगर आपकी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, उपस्थिति बहुत दर्ज कर रहे हैं, है ना, तो वो भी आपकी मोटिवेटेड टीचिंग होगी। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, अगर बच्चे बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मोटिवेटेड टीचिंग होगी। या रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, या फिर जो आप रेमेडियल वर्क कर रहे हैं उसके थ्रू आपकी मोटिवेटेड टीचिंग समझी जाती है। तो ये आपको बताना है। तो देखो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी इट्स सी ऑप्शन होगा। यानी कि आपके बच्चे कितना आपसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ना, क्वेश्चन तभी करेंगे बच्चे जब वो दिमाग अपना चलाएंगे कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन आप कैसे बताओगे कि आप पढ़ रहे हो। ऑब्वियसली आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से स्मूथली मामला जाएगा सारा, है ना। जैसे आप लोगों की आप लोग क्वेरी पूछते तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपने पढ़ने की कोशिश की है। अब समझ में तभी नहीं आएगा ना जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या क्वेरी आएगी। तो उसके बाद आपके
क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस डिपिक्ट करते हैं कि यस एक्टिव लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, है ना, मतलब एक्टिव लर्निंग हो रही है यहाँ पर, है ना, मतलब विद्यार्थियों द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। सपोज आप कोई भी कंसेप्ट सिखा रहे हो क्लास में बच्चों को जब समझ में नहीं आता तभी तो बोलते हैं, या फिर समझ में आता है तब उससे और ऊपर के क्वेश्चंस करते हैं वो, है ना। तो ये दर्शाता है कि आपकी टीचिंग बहुत ही मोटिवेटेड है, मतलब बच्चे भी काफी मोटिवेटेड है, आप भी अच्छे से पढ़ा रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम अटेंडेंस होने से कोई फायदा नहीं है, बच्चों को डरा धमकाकर भी पेरेंट्स जो है भेजते हैं क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंस तो आपको रखना ही नहीं है क्लास में, और रेमेडियल वर्क तो बाद की बात है ना, वो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोसिस, वो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया उस तरह की चीज है। यहाँ पर मोटिवेटेड टीचिंग की बात हो रही है, तो वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज ए टीचर एंगेजेस हर लर्नर्स इन ए नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। तो भाई टीचर ने जो है बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज में डाल दिया, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होता है, प्रोजेक्ट होता है, रोल प्ले होते हैं। द लर्निंग डायमेंशन इट हाईलाइट्स इज, तो कौन सी लर्निंग डायमेंशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये बताना है। तो भाषा निर्देशित अधिगम है, प्रतियोगिता आधारित अधिगम है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है, या फिर मनोरंजन द्वारा अधिगम है। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, ये मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने सही करा होगा। तो ये क्वेश्चन है सी, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। भाई जो अधिगम होता है ना वो एक सामाजिक रूप से होता है ना, समाज से आप अलग नहीं कर सकते हो अधिगम को, ठीक है। वाइगॉत्स्की आपको याद होंगे जो सोशल कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं कि भाई सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में ही बच्चा जो है लर्निंग कर सकता है ना। तो यही वही वाली बात हो गई कि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, आप उसको समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। बच्चा समाज में रहकर ही सीखता है, उसके साथ ही नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें मुझे